वेलकम। मैं राधाकृष्ण आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्विज का आंसर करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे मेरी बात। यहां पर आज जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में जो पहला फंडामेंटल राइट है ये राइट टू इक्वालिटी, यानी जो समानता का अधिकार है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल शाम को जो क्विज हुआ है उस क्विज का सॉल्यूशन सब मिलेगा आपको, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो ये कि आपको केवल क्विज ना कराएं, केवल क्विज के क्वेश्चन कर पाए आप उतना ही बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जब आप क्विज कर लो तो उसके बाद उस टॉपिक का चाहे जैसा प्रश्न आए आप कर सको, ये मेरा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के साथ मैं आज आप लोगों को ये टॉपिक राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। और ध्यान देंगे मेरी बात, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग क्विज करते हैं रोज शाम को। उसके लिए आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपको क्विज में जोड़ लूंगा, ग्रुप में जोड़ लूंगा, फिर आपका डेली बेसिस पर जो है वो क्विज होता है और उसी क्विज का सॉल्यूशन होता है रोज, ठीक। और जो बेस होता है वो ऐसा कि हम लोग जिस टॉपिक का क्विज करते हैं, क्विज के सारे क्वेश्चन तो लगा ही सकते हैं, साथ में अन्य कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं हम लोग उसको लगा पाने की क्षमता विकसित करते हैं। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मौलिक अधिकार। मैंने आपको बताया है बार बार कि ये मौलिक अधिकार है क्या। तो देखिए, बोलता है कि ये मौलिक अधिकार जो है राज्य जो है उसके विरुद्ध जनता का अधिकार है। जनता का अधिकार राज्य के विरुद्ध है। मैंने बार बार बताया है आपको। और राज्य क्या है इसके बारे में देखिए, बोलता है राज्य क्या है। तो राज्य क्या है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 में खूब अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है, जिसको मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया है, जिसमें बोलता है चाहे संसद हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे चाहे कोई पंचायत हो, चाहे कोई सरकारी दफ्तर हो, चाहे कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, चाहे पंचायत हो, कोई भी, या कोई ऐसा प्राइवेट बॉडी जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, वो भी सब राज्य कहलाएंगे। बोलता है इनके खिलाफ जनता के पास अधिकार होता है, वही फंडामेंटल राइट है, ठीक। तो अब देखिए, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है अधिकार। तो सबसे पहले बात करता है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो उसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक चीजें दी हुई हैं। बोलता है आर्टिकल 14 दो चीजों को बोलता है। पहला देखिए क्या बोलता है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को होगा। साथ में भारत में रह रहे किसी नागरिक को, मतलब भारत में रह रहे किसी भी इंसान को होगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो यहां देखिए, बात समझिए हमारी। विधि के समक्ष समता ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से, और विधियों के समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। दोनों का मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि ये किसका काम होगा,
ये राज्य का काम होगा यह सुनिश्चित करना कि हर कोई विधि के समक्ष समता हो और विधियों के समान सबको समान संरक्षण प्राप्त हो। इसका अर्थ क्या है समझिए। विधि के समान संरक्षण, ध्यान दीजिएगा यहां पर बात है लाइक कैन बी ट्रीटेड लाइक। लाइक कैन बी ट्रीटेड लाइक, ये इधर वाला कॉन्सेप्ट बोलता है, और इधर वाला कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो असमान है उनको एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है, यानी अलाइक कैन नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक। मतलब ध्यान से समझें, बोलता है कि विधि के समान, मतलब कि अगर कोई इंसान एक जैसी, मतलब 4 लोग एक जैसी परिस्थिति में हैं तो उन सब के लिए एक जैसा नियम, कानून, कायदा, तरीका होना चाहिए। ठीक। दूसरा क्या बोलता है, समता होनी चाहिए। समता बोलता है अगर कोई कमजोर है, कोई गरीब है और एक कोई अमीर है तो दोनों में समानता नहीं है। क्लियर। अब अगर दोनों को समान नजरिए से देखा गया, ये अमीर है ये गरीब है, दोनों को एक समान तरीके से अगर देखा गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, और ये खाई बढ़ती जाएगी। क्लियर। इसकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, इसकी सामाजिक स्थिति खराब है, दोनों को एक जैसा ट्रीट किया गया तो इसकी सामाजिक स्थिति और खराब होगी और खराब होगी, इसकी सामाजिक स्थिति और बेहतर होती चली जाएगी। इसकी बेहतर हो अच्छी बात है, लेकिन इसकी खराब नहीं होनी चाहिए। तो बोलता है वो लोग जो कमजोर तरह के हैं उनको मौका मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए जो है उनके लिए अलग अलग जो है आधार बनाया जा सकता है। समझ में आया बात। तो एक तरफ तो क्या बोलता है, एक बात समझ लीजिए मेरी, ये एक ऐसा टॉपिक है आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार। इस पे आप मुझे बोलोगे, मतलब आप कहोगे कि बोलने के लिए, तो मैं लगातार 10 घंटे नॉन स्टॉप इस पे मैं आपको लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। हमें टू द पॉइंट कॉन्साइज करके आधे घंटे के अंदर वो सारी चीजें सीख लेनी है जो हमारे इम्तिहान के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हमें संवैधानिक ज्ञाता नहीं बनना है। क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं एक दूसरे से जो कनेक्शन है वो इस तरह करूंगा कि आपके दिल दिमाग में एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बशर्ते आप एकदम क्यूरियस होकर के पढ़ें इसको, कायदे से ध्यान दें। ध्यान दीजिएगा 14 एक तरफ क्या कहता है, अनुच्छेद 14 एक तरफ यह कहता है कि सबके लिए जो है समान सब विधि के समक्ष सब समान होंगे, एक चीज ये कहता है। दूसरा ये बोलता है विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। यहां का मतलब यह है कि विधि के सामने कोई भी आए, अगर समान परिस्थिति में है तो एक समान व्यवहार होगा। क्लियर। लेकिन यहां बोलता है कि अगर ऐसा हो कि 2 अलग तरह के लोग हैं तो उन लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। क्लियर है। अब यही ग्राउंड देता है, यही आधार देता है, यही नींव देता है किस चीज का, आरक्षण का। विशेष प्रावधान का आरक्षण देता है कौन, ये बोलता है, ये देखिए क्या बोलता है कि अगर ये इतना अमीर है, ये यहां तक है, या इसकी सामाजिक स्थिति यहां है, इसकी सामाजिक स्थिति यही है, तो दोनों को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है। रुपया को रुपया से तुलना कर लो चलेगा, लेकिन बोलता है रुपया का पैसा से तुलना मत करो। समझ में आ रहा है बात। शेर के साथ शेर की तुलना करनी है, ना कि शेर के साथ मेमने की तुलना करनी है। क्लियर है। अगर कानून बनाना है तो शेर के लिए अलग तरह कानून बनाओ, मेमने के लिए अलग तरह कानून बनाओ। समझ आई बात। तो अब देखिए यही ग्राउंड देता है। कौन ग्राउंड देता है, देखिए ये जो बोलता है विधि के समक्ष समता की बात है, यानी कि जो कमजोर होगा उसको जो है बेहतर, मतलब उसको उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। ये ग्राउंड देता है कि अब आरक्षण दिया जाए। क्लियर। समझ में आ रहा है बात। तो अनुच्छेद 14 के बाद अनुच्छेद 15 आएगा, जहां से आरक्षण शुरू हो जाएगा।
क्लियर है? अब देखिए अनुच्छेद 15 में सबसे पहले क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 में बोलता है, पूरी बात ध्यान से समझिएगा, बोलता है धर्म, है ना, बार बार इस पर जो है चर्चा होती है। धर्म मूल वंश, ये वाला से देखो, जाति समझते हो ना? भारत में अगर आप पैदा हुए हैं तो जाति सिस्टम को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं इस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस पर जाऊंगा तो फिर जो है पढ़ाई से कुछ और मामला चला जाएगा। जाति, फिर लिंग, फिर उसके बाद बोलता है जन्म स्थान, बोलता है इनके आधार पर किसी के साथ किसी तरह का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। पहली बात बोलता है किसी के साथ किसी तरह का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। और कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? तो बोलता है, ध्यान दीजिए, राज्य विभेद नहीं करेगा। राज्य मतलब क्या? राज्य मतलब वही, राज्य मतलब चाहे संसद, चाहे केंद्रीय सरकार, चाहे विधानमंडल, चाहे राज्य की सरकार की कोई भी बॉडी राज्य कहलाएगी। बोलता है राज्य जो है विभेद नहीं कर सकता है। किस आधार पर? इन आधार पर। अनुच्छेद 14 बोलता है, देखिए, विधि के समान सबको संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण का अधिकार होगा, विधि के समक्ष समता होगी। मतलब कमजोर को बेहतर करने का आधार दिया जा रहा है। तो अनुच्छेद 15 फिर बोलता है कि इन आधारों पर किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन भेदभाव नहीं करेगा? राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये क्या है? अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 1। अनुच्छेद ब्रैकेट 15 में 2 कहता है कि वह प्राइवेट संस्था जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, वह भी किसी के साथ किसी तरीके का इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। आधार क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट आधार ये जाति और धर्म है। धर्म मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान सब है, लेकिन ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है, जाति और धर्म। ठीक, बोलता है इनके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव कौन नहीं कर सकता? 15(1) क्या बोलता है? सरकार नहीं कर सकती, राज्य नहीं कर सकती। 15(2) क्या बोलता है? कि कोई प्राइवेट संस्था भी नहीं कर सकती जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, यानी सरकार द्वारा पैसा जो पा रही हो, वो भी नहीं कर सकती। समझ पा रहे हैं बात आप? उसके बाद बोलता है, अब अनुच्छेद 3 आता है। 15 ब्रैकेट में 3 क्या बोलता है? ध्यान दीजिए, बोलता है इसके आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए, ये क्या बोला था? ये बोला था कि जो असमान है उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर कोई कमजोर है तो उसके लिए विशेष उपाय अपनाया जाएगा। तो बोलता है अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 3 अपवाद है। किसका? देखिए, अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 3 अपवाद है, अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 1 और ब्रैकेट में 2 का। बोलता है इन दोनों का अपवाद यह है कि महिलाओं और बच्चों की, चूंकि इनकी शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि इनको कुछ छूट दिया जाएगा। इसमें जैसे मैटरनिटी लीव वगैरह सब आता है, यानी जब मातृत्व अवकाश जिसे कहते हैं, वो सब इसमें आता है। बोलता है उनको छूट दिया जाएगा, दिया जा सकता है। क्लियर है? फिर उसके बाद अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 4 आता है। अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 4 संविधान में मूल रूप से नहीं था। ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से नहीं था। पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है और पहले संविधान संशोधन में यह जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, मद्रास केस सुनिए, मद्रास बनाम चंपकम दोरई राजन, ठीक, उनका केस होता है। उसको आधार मान करके, समझिएगा बात, उसको आधार मान करके ये एक संशोधन किया जाता है संविधान में और ये लिखा जाता है
कि अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 1 और 2 का एक अपवाद हम लोग जोड़ रहे हैं, एक्सेप्शन जोड़ रहे हैं अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 4, जिसमें बोलता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल, सुनिएगा, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए ओबीसी एससी एसटी को विशेष सुविधा दी जाएगी। समझ में आ रहा है बात? क्यों दी जाएगी? इनको विशेष सुविधा क्यों दी जाएगी? क्योंकि ये समान नहीं है, किसके? जनरल के समान नहीं है, इसलिए इन्हें विशेष सुविधा दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आधार यहां से बन रहा है, अनुच्छेद 14 से आधार बन रहा है। क्लियर है? दी जाएगी। समझ में आ गई बात? ये आपका पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अब पहले ही उसके बाद फिर 93वें संविधान संशोधन 2005 में एक और जोड़ा गया, अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 5 जोड़ा गया। क्लियर है? यहां पर केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की बात किया था। उसके बाद अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 5 में बोलता है कि किसी भी संस्थान में अगर इनको एडमिशन की बारी आएगी तो इन्हें वरीयता दी जाएगी। समझ में आ रही बात? यहां किसी भी संस्थान में हो गया। चले आगे, ध्यान दीजिएगा, फिर से दोहरा रहे हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। ठीक है? जहां पर यह बोलता है कि जो कमजोर है उसके साथ बेहतर चीजें करनी पड़ेंगी। क्लियर? उसको विशेष ध्यान उसके ऊपर देना पड़ेगा। ठीक? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध रहेगा। राज्य हो चाहे प्राइवेट हो, जो राज्य द्वारा भरित पोषित है वो नहीं कर पाएगी, लेकिन इन दोनों का अपवाद बोलता है महिला और बच्चे होंगे, और इन दोनों का ही अपवाद बोलता है एससी एसटी ओबीसी होंगे। क्लियर है? एससी एसटी ओबीसी होंगे। पहले संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ दिया जाता है और इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए यह जोड़ा जाता है। कौन से केस के आधार पर? मद्रास सरकार बनाम चंपकम दोरई राजन। आगे बोलता है 5वें में 15 ब्रैकेट में 5 में बोलता है बाद में कि केवल इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में नहीं, किसी में भी दाखिला ले सकते हैं। किसी में भी दाखिला लेंगे तो उनके लिए विशेष सुविधा अपनाई जाएगी, विशेष सुविधा उनको दी जाएगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अभी यहीं पर फिर बदलाव होगा। कब? 2019 में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी के कमजोर वर्ग के लोगों को भी जो है जोड़ा गया है। क्लियर है? तो अब इसके बाद एक और जुड़ेगा, अभी बताएंगे। पहले यहां तक समझ में आई बात? चले आगे। अब आगे आइए, बढ़ते हैं अनुच्छेद 16। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 14 समता की बात कर रहा था। 15 ने कहा किसी तरीके का विभेद नहीं होगा, लेकिन जो कमजोर लोग होंगे उन्हें, महिलाओं को, बच्चों को विशेष छूट मिल जाएगी, और जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं उन्हें शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए छूट मिल जाएगी। क्लियर है? अब उसके बाद आता है नौकरी में आरक्षण। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, है ना? आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? बोलता है लोक नियोजन में, ध्यान दीजिएगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता रहेगी। मतलब सरकारी नौकरी के विषय में बोलता है सबको समान रूप से देखा जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, यहां पर ध्यान देंगे, बात यहां पर समझिए कि अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर था। अनुच्छेद 16 में इन सब आधारों के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, निवास स्थान, मतलब कहां रह रहे हैं आप, और वंश क्रम, उसको भी जो है
साथ में लेकर के बोला कि आप कहीं निवास कर रहे हैं तो उसके आधार पर आपके साथ किसी तरीके का, इन सब के साथ बोलता धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंश क्रम के आधार पर आपको किसी भी नौकरी के लिए वंचित नहीं किया जाएगा, हर कोई बराबर रहेगा। यहां तक समझ में आ रहा है बात? लेकिन फिर यहां पर क्या लागू होगा? यह लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि बोलता है जो कमजोर होंगे और जो मजबूत होंगे दोनों के लिए एक तरह का कानून नहीं हो सकता, दोनों के लिए अलग अलग कानून होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में एक कहता है कि राज्य जो है सरकारी, मतलब राज्य मतलब समझ रहे हैं सरकार, सरकारी नौकरी पर पदों की समानता होगी। क्लियर है? 16 ब्रैकेट में एक कहता है। 16 ब्रैकेट में 2 कहता है कि किसी तरीके का, मतलब 16 ब्रैकेट में 2 कहता है कि जो प्रतिषेध होगा उसमें किसी तरीके का किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इन आधार पर। ठीक, जिसमें वंशक्रम और निवास के साथ साथ ये सारे जुड़े हुए हैं। अब देखिए अनुच्छेद 16 का ब्रैकेट में 3, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 3 जो है ये कहता है कि ये अपवाद है। ध्यान दीजिएगा किसका? अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 2 का, कि कुछ मामलों में राज्य सरकारें निवास स्थान के आधार पर नौकरियों में आरक्षण दे सकती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ नौकरियां राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित कर देती हैं, उसमें दूसरे राज्य के लोग फॉर्म नहीं डाल सकते। तो यही है। क्लियर है? यह बोल रहा था कि निवास स्थान के आधार पर नहीं होगा, लेकिन इसी का अपवाद आगे दिया हुआ है। बोलता है कि कुछ राज्य निवास स्थान के आधार पर जो है अपने लिए सीटें अपने राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित कर सकती हैं, निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती हैं। क्लियर? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक ये है अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 4। अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 4 बोलता है, ध्यान देंगे क्या बोलता है कि अगर किसी भी नौकरी की बात करें, बोलता है किसी भी नौकरी में अगर पिछड़े नागरिकों का अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व समझते हैं, जितनी उनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में किसी नौकरी में उनके लोग नहीं पहुंचे हुए हैं, बोलता है अगर ऐसा है तो वहां पर आरक्षण दिया जा सकता है। समझ में आई बात? पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर आरक्षण दिया जा सकता है, यह 16 ब्रैकेट में 4 बोलता है। क्लियर है? सब अपवाद चल रहे हैं, ये अपवाद चल रहे हैं इन सबके। क्लियर? अब देखिए आगे बोलता है कि जब, ध्यान देंगे मेरी बात यहां समझेंगे, अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 5 बोलता है कि अगर कोई धार्मिक संस्थान है, देखिए धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान है, जैसे आप देखिए तमाम ऐसे कॉलेज होते हैं, तमाम ऐसे स्कूल होते हैं, जैसे वो सरकारी भी होते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, तमाम ऐसे जो है मतलब ईसाइयों के स्कूल हैं, मुस्लिमों के स्कूल हैं जो मतलब ऐसा करते हैं। ठीक, तो बोलता है कि धर्म को प्राथमिकता से नहीं रोक सकती है। मतलब अगर राज्य सरकार कहीं पर किसी धार्मिक स्कूल में, ध्यान दीजिएगा, धार्मिक स्कूल में उस धर्म के ही लोगों की नियुक्ति करती है अगर, तो इसमें किसी तरीके का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि वो धार्मिक स्कूल है तो उसमें जो है दूसरे धर्म के लोग भी जो है वहां पर जाएं, बराबर का मौका दिया जाए। बोला ऐसा नहीं है, ये अपवाद रहेगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिए 16 ब्रैकेट में 1 बोलता है हर जगह सबके लिए नौकरी बराबर उपलब्ध होगी। दूसरा बोलता है 16 ब्रैकेट में 2 कि किसी भी आधार पर
मतलब किसी भी आधार का मतलब बेसिकली ये धर्म, मूल वंश, जाति। देखिए जाति मतलब अगर आप किसी भी जाति के हो तो आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी भी धर्म के हो तो भी आपके साथ नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, किसी भी जगह आप रह रहे हो, किसी जगह आप पैदा हुए हो उसके आधार पर, किसी लिंग के हो यानी आप महिला हो पुरुष हो उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये बोलता है। लेकिन आगे उसके बाद बोलता है सब अपवाद है। क्या अपवाद है? बोलता है कि संसद के पास अधिकार होगा कि वह कोई कानून बना दे कि फलाना राज्य अपने लिए फलाना नौकरी में अपने नागरिकों को, अपने निवासियों को जो है केवल लेगी, दूसरे प्रदेश के लोगों को नहीं लेगी। यहां पर अनुच्छेद जो 16 ब्रैकेट में 4 है, पिछड़े नागरिकों के प्रतिनिधित्व न होने पर आरक्षण की बात करता है। ठीक है, आगे बोलता है अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 5 बोलता है धार्मिक या सांप्रदायिक मतलब धार्मिक या सांप्रदायिक किसी जगहों पर अगर नौकरी देनी है तो वहां पर धर्म को प्राथमिकता अगर देनी पड़े तो सरकार दे सकती है, उसको ये नहीं रोकेगा। मतलब ये आप नहीं कह सकते कि धर्म के आधार पर क्यों नौकरी दे रहे हो। क्लियर? क्योंकि वो धार्मिक संस्थान है तो वहां पर जो है आप धर्म के आधार पर नौकरी दे सकते हो, राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। क्लियर है? ये अपवाद हो गए। कौन कौन? ये अनुच्छेद 16(3), 16(4), 16(5) अपवाद हो गए। समझ में आया बात? अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो इम्तिहान में पूछता है कि भाई पिछड़ा नागरिक कौन है? कौन है पिछड़ा? ये बड़ा मतलब पेचीदा है ना? तो मैं यहां पर इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है, कौन किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। इट्स आउट ऑफ आवर एम्बिट, हम लोगों के परिधि से ये बाहर है। ठीक है, हम लोग केवल इम्तिहान के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। पर्सनली अगर आपको कभी जानना है, कभी मुलाकात होगी अगर, तो आप जो भी चाहो वो पूछ सकते हो, मैं पक्का आपको जवाब दूंगा। ध्यान देंगे मेरी बात। इम्तिहान के दृष्टिकोण से देखते हैं। जब बोलता है कि ये अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 4 के आधार पर जो बोला गया कि पिछड़ा नागरिकों को प्रतिनिधित्व न होने पर आरक्षण दिया जाएगा, तो ये पिछड़ा नागरिक है कौन? क्लियर? तो पिछड़ा नागरिक आयोग, प्रथम आयोग गठित किया गया जिसके अध्यक्ष थे, ध्यान दीजिए, पहले जो प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष थे काका कालेकर। कौन? काका कालेकर। काका कालेकर ने पिछड़ा कौन होगा उसकी जो संस्तुति की उसको राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया, बोला ऐसा पिछड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर? फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि एक दूसरा कमीशन बढ़ाया जाता है, दूसरा आयोग बनाया जाता है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। दूसरा पिछड़ा वर्ग जो आयोग बनता है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो वीपी मंडल होते हैं। कौन? वीपी मंडल। तो उसी को नाम दिया जाता है मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग ने सिफारिश की और बताया कि कौन होंगे पिछड़े वर्ग के लोग। अब कौन होंगे वो आपके इम्तिहान में नहीं पूछता है, बस इतना कि मंडल आयोग के सिफारिश के आधार पर यह तय किया गया कि कौन लोग पिछड़े होंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, मंडल आयोग की सिफारिश पर जो पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात थी नौकरी में, उस समय की सरकार थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। 1990-91 की बात है, 1990 की बात है। उस समय आपकी पैदाइश भी नहीं होगी, है ना? हो सकता है कि छोटे रहे हो आप। 1990 में जो है वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार ने उस समय 27% आरक्षण दे दिया। क्लियर? तो उसको चैलेंज किया किसने? इंदिरा साहनी। इंदिरा गांधी में समझ लेना, इंदिरा साहनी। ठीक, इंदिरा साहनी ने चैलेंज किया तो एक केस लड़ा गया, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार एक केस लड़ा जाता है। अब उस इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए, जो निर्णय माइलस्टोन है, यानी कि लैंडमार्क है आधार तय करने के लिए। क्या कहा इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के केस में?
बोला आरक्षण जाति के आधार पर दिया जा सकता है। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला आरक्षण जाति के आधार पर वैध है। ये एक बड़ा खतरनाक टॉपिक है, मैं इससे बचना चाह रहा हूं, है ना, भागना चाह रहा हूं जल्दी से। हाँ, ध्यान दीजिए, ये पिछड़े नागरिकों की बात करता है। बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के केस में बोला कि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन बोला कि पिछड़े वर्ग में जो जाति निर्धारित की गई है उसमें एक वर्ग क्रीमी लेयर होगा। क्रीमी लेयर को बोला, क्रीमी लेयर में मतलब वह इंसान जो ग्रेड बी या उससे ऊपर की नौकरी कर रहा हो और जिसका सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा हो। वर्तमान में 8 लाख है, 8 लाख से वेतन ज्यादा हो प्लस ग्रेड बी या उससे ऊपर की नौकरी हो। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है तो वह किस में आएगा? क्रीमी लेयर में आएगा। उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो पहली चीज बोला जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, क्लियर। दूसरी चीज बोला कि एक क्रीमी लेयर रहेगा, क्रीमी लेयर की परिभाषा दी गई, ठीक है। और साथ में बोला गया कि जो प्रमोशन होगा, सॉरी, जो आरक्षण होगा वो अधिक से अधिक 50% हो सकता है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? बोलता है अधिक से अधिक 50% आरक्षण हो सकता है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। क्लियर? फिर उसके बाद एक और बात बोलता है कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। मतलब नौकरी पा गए, ठीक, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। नौकरी पा गए, ठीक है, अब वहां से प्रमोशन आपका अगर बात करोगे तो प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। क्लियर है? और एक बात बोलता है कि जो बैकलॉग होगा उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। मतलब क्या अभी समझा रहे हैं, पहले इसको समझिए, पहले इसको समझिएगा पूरा खेल। काका का लेकर उनकी सिफारिश निरस्त हो गई, वीपी मंडल आयोग उनकी सिफारिश मानी गई। उनकी सिफारिश को मान करके कौन ले आया? वीपी सिंह। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय 27% आरक्षण दिया गया, ठीक। अब वो जो आरक्षण दिया गया उसको चैलेंज किया किसने? इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का केस लड़ा गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्या? जाति के आधार पर आरक्षण मान्य है। फिर दूसरी क्या बात बोला? दूसरी बात बोला कि जो लोग पिछड़े लोग हैं जाति के आधार पर, उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो संपन्न होंगे, उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाएगा, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तीसरी बात बोला कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा, टोटल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, चौथी और पांचवी बात, दोनों बात ध्यान रखिए। चौथी बात बोलता है प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यानी नौकरी पा गए, ठीक है, वहां तक ठीक है, नौकरी पाए तक आरक्षण रहेगा, लेकिन उसके बाद पदोन्नति जो होती है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा। क्लियर? किस केस में? इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के केस में। उसके बाद जो है एक और बात बोला कि जो बैकलॉग होगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब अगर इस साल मान लो कि 100 सीटें आरक्षित की गई आरक्षण वर्ग के लिए और 100 कैंडिडेट नहीं मिल पाए, मान लो 50 कैंडिडेट मिले, तो अब जो बाकी 50 सीट है उसका क्या हाल होगा? तो बोलता है कि बाकी 50 सीट जो है वो अगले साल भरी जाएंगी, उसे बैकलॉग माना जाएगा। मतलब पिछली साल की 100 सीटें थी, 100 सीटों में से 50 ही पिछड़े वर्ग के लोग मिले, तो बाकी 50 की सीटें, जो बाकी 50 सीटें हैं वो अगली साल भरी जाएंगी और उसको बैकलॉग माना जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब अगर उस 50 में से फिर इस साल 40 केवल भर पाया, 10 खाली रह गया, तो बोलता है वो जो 10 सीट खाली रह गई उसे फिर से आगे कैरी फॉरवर्ड, यानी फिर से आरक्षित वर्ग को नहीं दिया जाएगा, वो 10 सीट को सामान्य वर्ग को दे दिया जाएगा। समझ में आई बात? तो यह है आपका खेल जो है पूरा
यहां का। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद खेल यह होता है, उसके बाद 3 महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं, 3 महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं, उसको समझिए। पहला 77वां संविधान संशोधन होता है 1995 में, संविधान संशोधन 77वां संविधान संशोधन होता है, और अनुच्छेद 16, ये देखिए 16(4) में 4 क जोड़ दिया जाता है और बोलता है, सुनिएगा, 4 क जोड़ के बोलता है कि SC ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी को नहीं बोला, SC ST को प्रमोशन में आरक्षण देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। संसद ने कानून बना दिया उस पर, बोला नहीं, आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद, ये तो 1995 में हुआ था, फिर उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आती है, भाजपा की सरकार, उसमें जो है एक और संविधान संशोधन किया गया, 88वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 88वां संविधान संशोधन 2001 में किया जाता है, और एक कॉन्सेप्ट लाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट लाया जाता है। मुझे हंसी आ रही है इसलिए कि चलिए बाद में बात करते हैं इस पर। परिणामी ज्येष्ठता, एक कॉन्सेप्ट लाया गया, परिणामी ज्येष्ठता का कॉन्सेप्ट लाया गया। किसमें? ये 88वें संविधान संशोधन 2001 में परिणामी ज्येष्ठता का कॉन्सेप्ट लाया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यह किसी को आरक्षण नहीं दिया, मतलब प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 77वां संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया कि SC ST को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, और उसके बाद 88वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें बोला परिणामी ज्येष्ठता। इसका मतलब समझिए, बोला कि एक बार अगर कोई SC ST प्रमोशन पा गया और तो दोबारा वह वहीं पर बना रहेगा, उससे नीचे नहीं आ सकता है। बात समझ में आ रहा? अगर कोई और सीनियर आकर के उसके यहां पर आता है तो भी वह वापस जूनियर नहीं रहेगा, वह जहां पर है वहीं पर बना रहेगा। यही परिणामी ज्येष्ठता है। नहीं समझे बात? जैसे स्कूल आप देखे हैं, अगर वाइस प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल बन जाता है, लेकिन जब कोई प्रिंसिपल आता है तो वाइस प्रिंसिपल हट जाता है। क्लियर? तो ये वापस आ गया, लेकिन बोलता है कि अगर कोई ऐसा आदमी पहुंच गया यहां पर, मान लो कोई वाइस प्रिंसिपल है, इसको आरक्षण दे करके प्रिंसिपल बना दिया, अगर ठीक है, अब कोई दूसरा आदमी आए प्रिंसिपल बन करके, वो नहीं बन पाएगा, ये अपने पद पर बना रहेगा, ये वापस वाइस प्रिंसिपल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब परिणामी ज्येष्ठता का कॉन्सेप्ट कौन ले आया? ना, मतलब कौन ले आया नहीं, कब आया? 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 में आया। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी 2019 में आया, उसकी बात करते हैं। देखिए, अभी 103 मतलब 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 9 जनवरी 10 जनवरी को, जो है क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में पारित भी हुआ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 130वां संविधान संशोधन के द्वारा, यहां देखिए, पूरा खेल देखिए, तभी समझ में आएगा। अनुच्छेद 15 में बोला कि किसी मामले पर सरकार भेदभाव नहीं कर पाएगी। फिर बोला प्राइवेट संस्था भी भेदभाव नहीं कर पाएगी। क्लियर है? जो वित्त पोषित है, या कोई ऐसा जगह जो प्राइवेट हो लेकिन समागम का जगह हो, जैसे कुआं हो, तालाब हो, वगैरह वगैरह, है ना, वहां पर भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। क्लियर? फिर उसके बाद बोलता है अपवाद होगा अनुच्छेद 1-2 का महिलाओं बच्चों के लिए। फिर उसके बाद अनुच्छेद 4 बोलता है कि इन लोगों को इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए छूट मिलेगी कुछ न कुछ। फिर उसके बाद 5 बोलता है कि किसी भी संस्था में ये एडमिशन ले सकते हैं, उसमें इनको छूट मिलेगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? क्लियर?
अब यहीं पर एक और जोड़ दिया 6, अनुच्छेद 15, 1 2 3 4 5, अब 6 जुड़ गया। क्लियर है? 6 जोड़ता है और बोलता है कि इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी जनरल कैटेगरी के वो लोग जो कमजोर होंगे, पैसे से आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, उन्हें भी मौका मिलेगा। किसी भी संस्था में एडमिशन लेने के लिए 10% का उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। किस में जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 15 के भाग 6 में जोड़ा गया। ये देखिए, अनुच्छेद 15 के भाग 6 में जोड़ा गया। ठीक, 6A 6B। 6A बोलता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए होगा, 6B बोलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी होगा, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, उसमें 10% आरक्षण उनको मिलेगा। और उसके बाद देखिए, एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हो गया, और ये देखिए नौकरी की बात करता है कौन? अनुच्छेद 16 नौकरी की बात करता है। तो अनुच्छेद 16 में 16(5) तक था, 16(6) जोड़ दिया, 16(6) जोड़ करके ये देखो 16(6) जोड़ दिया, 16(6) जोड़ करके बोलता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कोई भी जो होंगे उन्हें 10% का आरक्षण नौकरी में दिया जाएगा। यह अपवाद रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ये 2019 में अभी फिलहाल जोड़ा गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मोदी गवर्नमेंट में इसके पहले भी प्रयास किया था। किसने? पीवी नरसिम्हा राव ने। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में प्रयास किए थे। वो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने आरक्षण की बात करी थी, नियम भी लाए थे, लेकिन उसको उस समय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। मतलब उस समय उसको खारिज कर दिया था। क्लियर है? समझ में आई बात? यहां तक क्लियर हो गया। अनुच्छेद 14, 15, 16 उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया है। ठीक, अब बात करेंगे अनुच्छेद 17, 18 की। ठीक, देखिए थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है ना, और इसलिए लंबा हो रहा है कि इस टॉपिक को बीच में छोड़ देना सही नहीं है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बने हैं और आप लोगों को जो है पढ़ाई सब समझ में आ रहा है, और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके लिए एक बेहतर शिक्षा का आयोजन किया जा रहा है, पता है रात रात भर जग करके हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आपके इम्तिहान के दृष्टिकोण से क्या दिया जाए उस पर फोकस करने के लिए काफी समय लग रहा है। अब इसी टॉपिक को जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो सप्ताह भर लगता है, या इसी टॉपिक को मतलब इन जनरल अगर पढ़ाया जाए तो काफी लंबा समय लगता है, खूब इसमें चर्चे होते हैं। लेकिन अब इम्तिहान के दृष्टिकोण से अगर आप यहां बात करोगे तो आज मैं 1 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म कर रहा हूं, साथ में क्विज भी खत्म कर रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसको बेहतर ढंग से समझ पाओ। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है ना। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये 100% गारंटी। एक क्वेश्चन अगर आपके इससे बाहर आ गया तो आप बताना हमें। इस तरह का कवरेज सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना। चलिए आइए देखते हैं। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं और अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत करेंगे, यानी छुआछूत को खत्म करेंगे। और यही बात है, यहां पर बोलता है कि सब समान होंगे, छुआछूत को खत्म किया जाएगा। अगर कोई छुआछूत को बढ़ावा देगा तो उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। और 1989 में एक एक्ट लाया गया, एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं उसका, मतलब एट्रोसिटी एक्ट नाम उसको बोला जाता है। एट्रोसिटी एक्ट जो है SC ST उत्पीड़न अगर है कोई कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो है तमाम तरीके के धाराएं लग सकती हैं, SC ST केस बन सकता है। ठीक है, तो वो एक है अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17। ठीक, अब बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 देखिए, और ऐसे आप देखिए ना, मान लो आप हैं, हम लोग जा रहे हैं और सामने से कोई आए ऐसा आदमी जिसके पास उपाधि हो, है ना, जिसको खूब उपाधियां मिली हुई हो,
अब उसको ढेर सारी खूब उपाधि मिली हुई है, जैसे राजाओं के राजा, महाराज हैं, या मतलब सरदार, या तमाम ऐसे तरीके के मतलब जो है पहले जमाने में उपाधि दिया जाता था, है ना। आजादी के पहले लोगों को उपाधियां दी जाती थी, और जिसको उपाधि मिल जाती थी वह विशेष इंसान होता था। उसकी अपनी उपाधि के आधार पर उसको उस तरह से जो है ट्रीट किया जाता था। बोलता अब आजादी के बाद बोलता है, जब संविधान लागू हो गया, बोलता किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। अगर उपाधि दे दी गई तो सब लोग आम रह नहीं जाएंगे, मतलब सब लोग जो है समान नहीं रह पाएंगे। जिसके पास उपाधि है वो फिर उड़ता रहेगा हमेशा, है ना। तो बोलता है कि उपाधियों का अंत कर दो, राजा महाराज राजाधिराज है, इन सब का जो है खत्म करो उपाधि। ठीक, तो उपाधियों का अंत हो गया। लेकिन बोला कि राज्य मतलब सरकार 2 उपाधि दे सकती है। कौन कौन सी? बोला पहला सेना की उपाधि दे सकती, सेना में उपाधि दे सकती है, और दूसरा शिक्षा में उपाधि दे सकती है। सेना में उपाधि का मतलब जो है, आप देखिए लोग कर्नल, है ना, मेजर, कर्नल, ये सब उपाधियां हैं एक तरह का, ठीक है। तो ये जो उपाधियां उनको मिलती हैं, लेकिन वो इस उपाधियों का, सॉरी ये तो पद है, ये जो है मैंने जो नाम लिया, ये उपाधियां नहीं, ये पद है। उसमें मतलब कुछ उपाधियां होती हैं, क्या कहते हैं, सेना में, कि अगर आपको उपाधि वो मिल गई है तो आप उस उपाधि का, ठीक है, आपको वो सम्मान मिला है, उपाधि मिली है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल अपने चलते फिरते कहीं आगे पीछे अपने नाम के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक, ये हो गया। और उसके बाद बोलता है कि शिक्षा में उपाधि दे सकती है। शिक्षा में उपाधि का मतलब यहां पर है आपका डॉक्टरेट से, देखते हैं, आप देखते हैं लोग बोलते हैं कि फलाना डॉक्टरेट हो गया, ठीक है। तो यहां भी बोलता है कि अगर किसी को डॉक्टरेट की उपाधि ऐसी कुछ मिल गई है तो उसका आगे पीछे वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लोग करते हैं इन जनरल, लेकिन कर नहीं सकता है, ठीक। तो ये बोलता है कि राज्य जो है सेना और विद्या के क्षेत्र में उपाधि दे सकती है, और किसी क्षेत्र में किसी को कोई उपाधि नहीं देगी। फिर आगे बोलता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश से उपाधि लेना चाहे तो उपाधि नहीं ले सकता। भारत का नागरिक हो, किसी और कोई और देश उसे उपाधि दे रहा हो, कोई जैसे सचिन तेंदुलकर है, उन्हें मान लो ऑस्ट्रेलिया कोई उपाधि देना चाहे तो नहीं दे सकती है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर नहीं ले सकते। आगे बोलता है कि अगर कोई विदेशी है जो भारत में लाभ के पद पर, विदेशी है लेकिन भारत में कोई काम करता है और भारत में लाभ के पद पर है, अगर वो अपने देश में कहीं लेना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। अनुच्छेद 18 ब्रैकेट में 3 और अनुच्छेद 18 ब्रैकेट में 4 कहता है कि हमारे देश का आदमी अगर विदेशों से कोई उपहार लेना चाहता हो, हमारे देश का कोई इंसान जो सरकारी नौकरी में हो, लाभ के पद पर हो, अगर वह किसी से उपहार लेना चाहता हो, ठीक है, कोई उसे उपहार दे रहा हो, तो वह उपहार स्वीकार तब तक नहीं कर सकता जब तक हमारा राष्ट्रपति उसे परमिशन न दे। अगर राष्ट्रपति ने परमिशन दिया है तो आप उपाधि ले सकते हो, और उपाधि नहीं, आप उपहार ले सकते हो, ठीक, समझ में आया। अब उसके बाद देखिए एक और चीज होता है, उपाधि और सम्मान में अंतर होता है। जैसे पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब क्या है, सम्मान है, ये उपाधि नहीं है। तो सम्मान जो है वो दिए जाते हैं, पुरस्कार भी दिए जाते हैं, सम्मान भी दिए जाते हैं, लेकिन उपाधि नहीं दी जाती है। इसका अंत हो चुका है। अगर उपाधियां रहती तो समानता नहीं रहता। क्लियर है, समानता को बनाए रखने के लिए उपाधियों का अंत किया गया, ठीक। तो आइए जो क्वेश्चन है उनको फटाफट कर लेते हैं। 2 बज गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोलता है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अस्पृश्यता की समाप्ति अनुच्छेद 17। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है अधिकार, मतलब बोलता है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला बोलता है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। इधर देखिए, ये राज्य है तो इस राज्य के विरुद्ध इसका अधिकार, मतलब इसके पास अधिकार होगा इसके खिलाफ।
तो पहला क्या बोलता है? नागरिकों के विरुद्ध। बोलता है इसके खिलाफ इसके पास अधिकार होगा, नहीं। दूसरा, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, गलत। आगे बोलता है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, सही है। तो यही सी सही हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? ये अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 15 क्या दोनों के लिए उपलब्ध है? अरे शिक्षा में आरक्षण की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, तो विदेशी कहां से उपलब्ध होगा? तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला गलत हो गया। दूसरा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 भारत के नागरिकों के लिए है, ठीक है। लोग सरकारी नौकरी की बात कर रहा है तो भारत के नागरिकों के लिए ही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब उसी में लाइन नंबर 3, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, सही है ये लाइन, ठीक है। अनुच्छेद 21 में जो मिल रहा है अधिकार दोनों को मिलता है, देशी को भी विदेशी को भी मिलता है, ठीक। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? पहला, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को। सबको मिलेगा। दूसरा, विदेशों में रहने वाले भारतीय। अब विदेश में रह रहा है, उसकी वो जहां रह रहा है उससे हम लोग कहां समझ पाएंगे कि उसके साथ क्या भेदभाव हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। अगला लाइन, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले विदेशियों को, सही है। विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है और समान संरक्षण की बात कर रहा है, तो ये दोनों को मिलता है। मतलब विधि के सामने तो हर कोई एक जैसा होगा ना, तो बोलता है विदेशी को भी मिलेगा। फिर आगे बोलता है भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। नहीं, भारत में जन्मा है, अमेरिका का आदमी आगे भारत में जन्मा हुआ है, उसको थोड़ी मिलेगा। तो केवल 1 और 3 सही है। सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? ठीक, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध है, बिल्कुल सही। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, बिल्कुल सही। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ठीक। तो यहां पर अल्पसंख्यकों की बात नहीं आई है। अल्पसंख्यक मतलब समझ पा रहे हैं आप, जिनकी संख्या कम है, यहां पर ऐसा कोई बात नहीं आया है, तो ये नहीं होगा। चौथा, अस्पृश्यता का अंत है, तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। यानी सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? मतलब कौन कंट्रोल करता है कि मतलब विधि जो है ऑटोमेटिक कोई भी विधि न बना दे संस्था। मतलब कौन? विधायन सत्ता मतलब संसद कोई ऐसी विधि न बनाए, कोई भी विधि न बना दे, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अनुच्छेद 14 कंट्रोल करता है। कैसे? बोलता है कि अगर आप कोई ऐसा कानून बनाओगे जो इसके विरुद्ध जाएगा
तो ऑटोमेटिक उसे खारिज कर दिया जाएगा। कौन खारिज करेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। देखिए ना, बोलता है हो सकता है, प्राथमिकता से रोक नहीं सकता है, मतलब कि सरकार चाहे तो उस पे उसी धर्म के लोगों का नियुक्ति करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आगे बोलता है दूसरा, राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो आरक्षित कर सकेगा। ये देखो 16 ब्रैकेट में 4, जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसका लिए आरक्षण कर सकती है सरकार। आगे बोलता है कौन सा, क्वेश्चन लाइन 3, किसी नागरिक धर्म कोई नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। बिल्कुल, किसी भी पद के लिए इन आधारों पर कोई अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। कौन कौन से आधार हैं? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के साथ साथ निवास स्थान और वंशक्रम। अपवाद इसमें यहां पर आ जाता है, बाद तो अपवाद पढ़ चुके हैं आप। तो यहां पर आपका तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने के रूप में देखा जा सकता है? यही एट्रोसिटी एक्ट की बात कर रहा है। पहला बोलता है विधि के समक्ष समता। क्लियर है? विधि के समक्ष समता, तो है ही है। दूसरा, विभेद के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल सही। तीसरा, अस्पृश्यता का अंत। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहां पर कोई धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो की नहीं गई है, इस पूरे अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो की नहीं गई है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका चौथा गलत होगा, बाकी 1, 2, 3 सही होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी, सरकारी, गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान करेंगे? देखो, अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 4 ये इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रोवाइड करता है, और ब्रैकेट में 5 किसी भी संस्था में प्रोवाइड करता है। अगर ईडब्ल्यूएस पूछ लेगा तो 15 ब्रैकेट में 6 हो जाएगा, लेकिन यहां एससी, एसटी, ओबीसी का पूछा है तो 15 ब्रैकेट में 5। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का इस साल सवाल आएगा, है नोट कर लो, इस सवाल आएगा तो उसको क्या मारेंगे? अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 6। क्लियर है? और अगर ये तो शिक्षा की बात कर लिया, और अगर नौकरी में पूछे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का किस में आएगा? आएगा इस बार 15 ब्रैकेट में 16 ब्रैकेट में 6। क्लियर? समझ में आया? तो इस प्रकार ये खत्म होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास के लिए आप तुरंत रिफ्रेश करके दूसरे लिंक पर क्लिक करिए और अगला क्लास आपको मिलेगा तुरंत। थैंक यू।